हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी में। तो फ्रेंड्स, सत्यापन प्रपत्र के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो किसी ने कमेंट्स करा था कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। सत्यापन प्रपत्र क्या होता है, इसमें क्या फिलअप करना होता है और कैसे। तो देखो, सबसे पहले काउंसलिंग सेंटर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। काउंसलिंग सेंटर पर आप जाओगे तो क्या क्या आपको करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब जाओगे तो अपना डॉक्यूमेंट 2 फाइल में लेकर जाओगे। एक फाइल में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा, कोड वाली फाइल, इस तरीके से आप लेकर जाना, जो कि आपका वहाँ फाइल जमा हो जाता है। हालांकि जब मैं लेकर गई थी तो 3 फाइल में एक्स्ट्रा एक लेकर गई थी। होता है ना भाई, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो डर लगता है कि भाई कहीं कुछ हो नहीं, निकाल ना दिया जाए, कम ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं हर चीज़ एक्स्ट्रा लेकर गई थी। मतलब फोटो कॉपी भी इतने सारे मैं करवा के लेकर गई थी ना कि मतलब 1-2 वहाँ लगी और सारे के सारे मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ का 2 कॉपी जरूर रखना, 1 नहीं 2 रखना। मान लो किसी भी चीज़ में एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, साइन करने में, डेट में, किसी भी चीज़ में, तो आप फिर से फोटो कॉपी नहीं करवाने जाओगे। आपके पास रहेगा, दूसरा आप यूज कर लोगे। तो ठीक है, 2-2 कॉपी आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे ओरिजिनल, उन सबके 2-2 फोटो कॉपी आप रख लेना। जितने भी मार्कशीट है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें रख लेना। ये मैंने डॉक्यूमेंट के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हो फ्रेंड्स। वहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखी है। लिस्ट भी हमने वेब एडुकेयर जो हमारा टेलीग्राम है उस पर हमने शेयर कर रखी है कि लिस्ट, जो कि फ्रेंड्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो लिस्ट निकाला गया था। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट निकाला गया था कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, ठीक है, वो लिस्ट हमने आपको शेयर करी है टेलीग्राम पर, उसको आप जाकर देख सकते हो। ऐसे मैंने वीडियो में भी बता रखी है डिटेल्स में। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे, अपने फाइल में लेकर जाओगे। उसके बाद जब वहाँ आप जाओगे ना, तो ये आपको कहा जाएगा फिलअप करने के लिए सत्यापन प्रपत्र। अब आप सोचोगे मिलेगा कहाँ। तो देखो फ्रेंड्स, समझने के लिए मैं ये टेलीग्राम पर डाल दूंगी, लेकिन ये आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं फिलअप कर रही थी तो अपना एड्रेस इसमें फिलअप कर रही थी, तो मेरे एड्रेस में थोड़ा सा फिलअप करने में गलत हो गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ओवर राइटिंग नहीं करूँगी, इस वजह से मेरे पास दूसरा भी कॉपी था, क्योंकि हर चीज़ का मैं 2 कॉपी लेकर गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ ना कि ये 2 कॉपी ऑलरेडी भर के वहाँ फिलअप करना पड़ता है। 2 कॉपी चाहिए होता है वहाँ पे। हमारे पास 2 ही कॉपी था, तो 1 कॉपी तो हमारा एरर हो गया, तो फिर से हमें 1 कॉपी लेने जाना पड़ा। इसलिए आप पहले से 1 एक्स्ट्रा जरूर लेना। जितना चीज़ आपको चाहिए ना वहाँ पे, उससे 1 एक्स्ट्रा रखना। तो इसका 2 कॉपी वहाँ पर लगेगा। अगर आप चाहो तो 1 कॉपी अपने पास एक्स्ट्रा रख सकते हो कि अगर कुछ गलती हुआ, एरर हुआ, तो दूसरा यूज करने के लिए आपको बाहर फिर निकल कर आना नहीं पड़ेगा फोटो कॉपी इसका लेने के लिए। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, वरना 2 कॉपी तो फिलअप वहाँ करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो एरर हुआ था ना, तो ये कॉपी मेरे पास रह गया। तो ये कॉपी एज अ डेमो आप सभी लोगों को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है, देखने के लिए कि इसमें क्या क्या है और कैसे फिलअप करना है। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि देखो, यहाँ पर फोटो चिपकाने के लिए सत्यापन प्रपत्र ये फिलअप करना पड़ता है। आप पहले से अगर इसके बारे में जानते रहोगे तो भरने में आपको आसानी होगी, फिलअप करने में आसानी होगी। जब वहाँ आप जाओगे तो आप सोचोगे कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पर कहीं भी आप जब जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो बगल में साइबर कैफ़े ज़रूर रहेगा, और उस साइबर वाले भैया के पास इतना भीड़ रहेगा कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को भी इसका जानकारी नहीं था। जब मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ हमें पता चला, तो फिर मैं कहाँ मिलेगा ये भी लोगों ने बताया, पूछ करके मैं वहाँ गई और उस साइबर वाले के पास से लेकर मैं आई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जो साइट है ना, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट के साइट पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी साइट पे आपको मिल जाएगा। STSC से जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके मतलब जो साइट है ना, उस पर आपको जाना होगा। और दूसरा भी एक साइट है, वो भी हमने आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट शेयर करी है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में ही साइट दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से भी आप साइट देख सकते हो। 2 साइट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना कि चेतावनी है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, उसके बाद जो इसके अंदर है वो मैं आपको बता रही हूँ। चेतावनी है, कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ना है। मतलब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाए जाने को अयोग्यता माना जाएगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो भी आप भरोगे ना, वो सच्चाई के साथ भरोगे, कुछ भी छुपाओगे नहीं। अगर इन फ्यूचर कुछ भी आप छुपाए हो, गलत पता चलता है, इसका मतलब आप अयोग्य हो, नौकरी के योग्य नहीं हो। इसलिए इसके अंदर जो भी आपको सूचना भरना है ना, सही भरना है। ये
करें यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। इसलिए इस पत्र को भरते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए पहले से बता रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर्ड रहोगे पहले से। तो फ्रेंड्स ये सत्यापन प्रपत्र मतलब सत्य बातें हैं, इसमें आपको फिलअप करनी है, कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। उपनाम सहित यदि कोई हो पूरा नाम, मतलब आपका अगर उपनाम कोई है तो उस सहित आपको पूरा नाम भरना है। यहाँ पर कुल नाम और नाम दिया रहेगा तो कुल नाम को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम सिंपल आपको भर देना है। उसके बाद वर्तमान पूरा पता, जहाँ अभी आप रह रहे हो, मतलब पूरा पता का मतलब गांव, थाना, जिला, मकान नंबर, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, सब सड़क सब आपको फिलअप करना है, डिटेल्स। तो गाँव का तो पता भाई गाँव की तरह होता है ना, तो वर्तमान पता अगर शहर में है तो गली नली सब आप भरोगे उसमें, जो भी आपका डिटेल्स में वर्तमान पता है, मतलब कि आपके घर पे कोई पहुंच सके, पूरा डिटेल्स आपको पिन नंबर के साथ भर देना है। उसके बाद घर का पूरा पता अर्थात गांव, थाना, मतलब जो भी घर आपका है, परमानेंट जो एड्रेस आपका है उसका पता पूरा डिटेल्स आपको भरना है जिससे कि लोग आपके घर पे पहुंच सके, ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर में है गत 5 वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्यौरे दे जहां आपने एक समय में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया है। मतलब कि आपको ना पिछले 5 साल में आप जिस स्थान पे रहे हैं, आपको एक समय में 1 वर्ष से अधिक समय अगर रहे, मान लो पिछले 5 साल में हमने 2-3 जगह रहा, दिल्ली रहा, पटना रहा, ठीक है। तो अगर हमने रहा तो 1 साल से अधिक रहा, ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए गए घूमने, तो नहीं, 1 साल से अधिक अगर वहाँ पर रहे हैं, निवास किए हैं, ठीक है। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में 1 वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों का भी ब्यौरा देना है। अगर आप 21 ईयर्स ओल्ड होने के बाद अगर किसी दूसरे कंट्री में रहे हो, या आप क्यों ना पाकिस्तान में ही रहे हो या अदर कंट्री में रहे हो, तो उसका भी ब्यौरा आपको देना है। और नहीं तो आप अगर अदर कंट्री में नहीं रहे हो, मान लो अपनी इंडिया के ही अंदर कहीं भी रहे हो, गांव में या छोटे शहर में, अपने गांव से हटके कहीं भी आप रहे हो, पिछले 5 साल में जिन स्थानों पर 1 साल से अधिक आपने रहा है उसका इसमें डिटेल्स देना है, उस जगह का नाम पूरा डिटेल्स लिखना है जहां आप रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नंबर। 5वां नंबर में जो है वो आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए दिया है से तक, मतलब कि कब से कब तक आप उस जगह पे रहे हैं, ठीक है। अब आवास का पूरा पता, मतलब जहाँ आप रहे हैं उसका पूरा पता इस कॉलम में भरना है। पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय के नाम, मतलब जिला मुख्यालय उस जिला के नाम जो स्थान पे आप रहे हैं तो उसका जिला मुख्यालय का नाम भी इसमें फिलअप करना है। तो ये हो गया, मतलब चौथा का ही ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। 5वां पॉइंट में क्या भरना है वो मैं बता रही हूँ। 5वां पॉइंट में है ना कि राष्ट्रीय जन्म और अधिवास द्वारा जन्म स्थान, ये सब कुछ भरना है। जैसे पिता का नाम भरना है, ठीक है, और पिता का राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका आवास क्या है, जहाँ जन्म हुआ था किस जगह पर हुआ था ये लिखना है। उनका व्यवसाय क्या है पिता का, उनका पदनाम क्या है, मतलब किस पोस्ट पे है अगर वो मतलब जॉब में है तो, और उनका वर्तमान पता वो कहाँ रहते हैं अभी, और घर का अस्थाई पता, मतलब उनका अस्थाई मतलब जो आपका अस्थाई पता है वही ना आपके पिता का है, तो वो भरना है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जो शादीशुदा है वो अपने पिता का स्थायी पता यहाँ पर भरेंगे, ठीक है, यानी पिता से रिलेटेड ये पूरा भरना है। इसमें फिर माँ, तो फिर माँ का नाम आपको भरना है, माँ का जन्म स्थान, माँ का जन्म कहाँ हुआ है, माँ करती क्या है, माँ का वर्तमान पता क्या है, और माँ का परमानेंट पता क्या है, ये भरना है। उसके बाद पत्नी, अगर आप विवाहित हैं तो अगर आप फीमेल है तो अपने पति का इसमें नाम भरना है, पति का जन्म स्थान, पति का बिजनेस व्यवसाय, पति का ये क्या बोलते हैं वर्तमान पता, और पति का अस्थाई पता। अगर आप मान लो मतलब बॉयज़ हो तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पत्नी का नाम डालोगे, पत्नी का जन्म स्थान, पत्नी का व्यवसाय, पत्नी का मतलब जो वर्तमान पता है, पत्नी का अस्थाई पता। अगर किसी का दोनों एक है तो दोनों में वो वहीं डालेंगे, ठीक है। अलग अलग है तो फिर वर्तमान और अस्थाई अलग अलग। फिर अगर आपके भाई हैं तो आपका भाई का नाम और भाई का इस तरह से जन्म स्थान, वर्तमान पता, ये सब कुछ फिलअप करना है। बहन है तो बहन का भी नाम, यहाँ पर भाई का नाम, 2 भाई है 3 भाई है सबका नाम लिखना है, और बहन है तो जितने उन सबका नाम लिखना है, और सबका जन्म स्थान सब अलग अलग आपको लिखना है, इसमें फिलअप करना है, ठीक है।
छठा नंबर में, ये तो हो गया 5वां नंबर। छठे नंबर में है पुत्र, पुत्रों, पुत्री, पुत्रियों के बारे में सूचना दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अगर पुत्र हैं, ठीक है, मैंने बेटा बेटी है, तो उसके बारे में अगर आपके जो भी है पुत्री है या पुत्रियों है, जो भी है, ठीक है, तो उन सब का ब्यौरा देना है। उनका जन्म स्थान भी बताना है और किस देश में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वो सब लिखना है। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए आपके बेटा बेटी हैं और कहीं पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का भी यहाँ डिटेल्स देना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, मैं इसलिए केवल बता रही हूँ कि आप ये समझ सकते हैं कि हाँ ये सारा डिटेल्स हमें फिलअप करना है, उसको पहले से आप तैयार रखेंगे और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी और अच्छे से आप पढ़ लेंगे। और इसमें बस मैं समझा दे रही हूँ ताकि आप जब ये PDF खोल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने जैसे अभी बताया, आप PDF और मेरा वीडियो खोल सकते हो और देख सकते हो फिर जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट। 7वें नंबर पर राष्ट्रीयता। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो राष्ट्रीयता है वो आपको भरना है, मतलब 7वें नंबर पर आपको अपना भरना है। 8वें नंबर पे क्या है, जन्म तिथि। आपका जन्म तिथि क्या है, आपका अभी एज कितना हो रहा है, वर्तमान आयु, मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु, यानी मैट्रिक में के जो प्रमाण पत्र हैं उसमें आपकी आयु क्या है। ठीक है, तो वो मतलब उस टाइम आप कितने वर्ष के थे वो आपको डालना है। जिले एवं राज्य का नाम सहित जन्म स्थान, आपको मतलब जन्म स्थान अपना लिखना है और किस राज्य में आपका जन्म हुआ, किस जिले में हुआ, जिला और राज्य के नाम के साथ आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा रोहतास बिहार, मतलब रोहतास जिला और बिहार राज्य में हुआ, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आप किस जिले एवं राज्य से संबंधित है, तो फिर वही हुआ। मतलब अगर मान लीजिए किसी का होता है ना कि भाई जन्म कहीं और राज्य में हुआ, उनके पेरेंट्स जॉब कर रहे वहाँ रह रहे, उनका जन्म वहाँ हुआ, लेकिन उनका जो मतलब अपना परमानेंट जो गांव है वो किस जिला से किस राज्य से संबंधित है वो लिखना है। अगर मेरा जैसे सेम है तो हम सेम लिखेंगे। ठीक है, आपके पिता मूलतः किस जिला एवं राज्य से संबंधित है। अब पिता का, ठीक है, पिता का जो मान लो किसी की शादी हो गई है तो अपनी वो गांव जिला का नाम लिखेंगे, उनका जन्म कहीं और हुआ होगा, उनके माता पिता रहते होंगे कहीं और, तो वहाँ का वो लिखेंगे। और उनके पिता का जो वर्तमान अभी जो जिला और राज्य है वो कहीं और हो सकता है। जैसे मान लो कोई बिहार की लड़की है, ठीक है, और उनका शादी बिहार में ही दूसरे ज़िला में हो गया। ठीक है, और लेकिन उनका जन्म, उनके पिताजी का जॉब कहीं और था, उनकी माताजी कहीं और रहती थी, उनका जन्म किसी दूसरे ज़िले में हुआ, तो उस ज़िले का नाम लिखेंगे जिस ज़िले में उनका जन्म हुआ। और अभी वो जिस ज़िला मेरा से संबंधित है, रिलेटेड हैं, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स है, उस ज़िले का नाम अपने लिए लिखेंगे। और पिता अभी जिस ज़िले से रिलेटेड है तो पिता के कॉलम में वो पिता के ज़िला और राज्य के नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित है, जिससे संबंध हो उसका नाम लिखें। अब अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी पिछड़ा वर्ग से अगर संबंधित है तो इसमें आपको लिख देना है हाँ, और उसके बाद इस मतलब की जाति से हम बिलोंग करते हैं। 15 वर्ष की आयु, यानी 11वां पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये 10 पॉइंट तक मैंने बता दिया। 11वां पॉइंट है 15 वर्ष की आयु से किन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये आप पहले से नहीं जानोगे तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वहाँ पर आप क्या करोगे, अभी मान लो पहले से आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप रफ में एक फिलअप करके पेज भी लेकर जा सकते हो, जैसे ये जो मैं आपको शेयर करूँगी तो इस प्रकार से करूँगी कि इसका प्रिंट निकाल कर और इसमें एक रफ अपना फिलअप करके लेके जा सकते हो। वहाँ पर जा कर के आप पहले से जब आएगा तो साइट पर आएगा तो वो आप देख लेना उसमें कुछ चेंज है कि क्या, तो ये एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ऐसे तो यही रहेगा, हो सकता है कुछ और भी एडिट उसमें कॉलम करके दिया जाए तो आपको भरना पड़ेगा, तो एक मतलब आपको पहले से पता रहेगा। 11वें नंबर में ही है कि 15 वर्ष की आयु तक किन स्कूलों में आपने पढ़ा है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की है, तो उसका कब से कब तक उस स्कूल में आपने पढ़ा है इसका ब्यौरा देना है। ठीक है, 12वें नंबर में है कि क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान से सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं, यदि हाँ तो सेवा की तारीख सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें। यानी अगर आप कहीं काम किए हैं, कहीं जॉब किए हैं, मतलब कहीं भी निजी फार्म हाउस में, मतलब कहीं भी अपने निजी संस्थान में आपने काम किया है और सरकारी संस्थान में काम किया है, सरकारी संस्थान में आपने काम किया है, जहाँ भी आपने काम अगर किया है तो उसका ब्यौरा दे देना है कि इस सिस्टम में, इस कंपनी में हमने काम करा है या इस मतलब कि संस्थान में हमने काम किया है और उस संस्थान में हमारा पोस्ट ये था और उसके बाद हमने
मतलब यहाँ से यहाँ तक किया और उसको हमने छोड़ा, तो मतलब छोड़ने का कारण बताना है कि क्यों उसको हमने छोड़ा। ठीक है, तो ये इसमें दे देना है। फिर 12 का क मैंने बताया, 12 का ख में है क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार, निजी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त निकाय अथवा विश्वविद्यालय अथवा स्थानीय निकाय के नियंत्रण अधीन थी। मतलब ये बताना है कि जो भी आपने सेवा दी है तो क्या इन सभी निकायों के अधीन था। क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत 1 माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी। यानी कि 1 माह का जो नोटिस दिया जाता है ना, उसके अधीन आपको सेवा छोड़ना है। क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया। यानी सेवा मतलब छोड़ दिए, उसके बाद आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाए अगर किसी तरह की आपने गलती उसमें करके आई है, तो इस सब के बारे में ब्यौरा आपको देना है। ठीक है, बताना है। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया, हाँ नहीं, इसमें दिया गया है हाँ नहीं, तो टिक आपको केवल करना है इसमें। ठीक है, क्या आप पर मुकदमा चला है, तो हाँ नहीं टिक करना है। क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया है, तो इस पर भी हाँ नहीं है। क्या कभी आपको नज़रबंद किया गया है, हाँ नहीं, तो आपको अपना जो भी है टिक करना है। इस सब में नहीं नहीं करना होता है। मतलब अगर आपको किया गया है तो आप हाँ बोलोगे। ठीक है, फिर मतलब ये चीज़ होता है ना कि फिर उस पर क्वेश्चंस होता है। नहीं किया गया है तो आप नहीं करोगे। ठीक है, क्या किसी विधि न्यायालय में आप पर कभी अर्थदंड डाला गया है, तो इसमें क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है, तो इसमें भी हाँ नहीं है। क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है या बहिष्कृत किया है, तो इस पर भी आपको हाँ नहीं करने हैं। क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग ने किसी परीक्षा चयन से आपको बहिष्कृत या अयोग्य घोषित किया है। क्या मतलब कि आप कोई परीक्षा दे रहे हो, वहाँ से आपको अयोग्य घोषित कर दिया, आपको बहिष्कार कर दिया गया, आपको बहिष्कृत कर दिया गया है, होता है ना। फिर आपको वो अवधि खत्म हो गया, उतनी अवधि तक के लिए किया गया था, तो उसके बाद फिर से आप एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती है ना। क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा साबित है। मतलब अभी ये भर रहे हो उस समय तक क्या कोई मुकदमा आप पर है, उससे पहले अगर है आप खत्म हो चुका है तो उसे मतलब नहीं, क्या अभी तक है, लंबित है, होता है ना कि पेंडिंग है अभी मुकदमा, तो ये बताना है। क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, कहीं भी अगर मामला आपके ऊपर चल रहा है तो। क्या सरकार के नियंत्रण अधीन अथवा किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्य मुक्त किया गया है, बहिष्कृत किया गया है, निकाला गया है। क्या मतलब इससे पहले आपने कहीं भी काम किया है तो वहाँ से होता है ना कि निकाल देना, वो लोग निकाल देते हैं। ठीक है, आप छोड़ रहे हो अलग बात है, वो लोग अगर निकालते हैं तो इस तरह का कोई आपके साथ हुआ है। यदि प्रपत्र भरते समय उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे, गिरफ्तारी, हिरासत, अर्थदंड, दंडादेश, सजा आदि के बारे में और अथवा किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरा दें। अगर हाँ आप किसी को करते हो कि हाँ ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, तो उसका पूरा ब्यौरा आपको देना है। ठीक है, नोट में है कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें। मतलब जो चेतावनी हमें आपको पढ़ाया वो भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाँ अथवा नहीं जैसा भी मामला हो काट दिया जाए। मतलब जैसे हाँ नहीं जो भी है ना तो आपको काटना है, मतलब यहाँ पर टिक करना है जो हमने आपको बताया। अपने क्षेत्र में ऐसे 2 व्यक्ति के नाम आपको बताने हैं अथवा हवाले लिखे जो आपको जानते हो। मतलब अपने क्षेत्र से 2 बंदे का नाम आपको लिखना है जो आपको जानते हैं। ठीक है, 2 बंदे का यहाँ पर लिस्ट दिया है, नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट दिया है, इसमें आपको लिखना है। और 15 नंबर में है मैं सत्य निष्ठा से घोषित करता हूँ या करती हूँ। यहाँ आप फीमेल हो तो करता को काट दोगे आप, और अगर आप मेल हो तो करती को आप काट दोगे। ठीक है, मेरे मात्र एक जीवित पत्नी या पति जो भी अगर है, और मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार उपयुक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मतलब ये जो भी हमने भरा है भाई वो सब कुछ हमने सोच समझ कर भरा है, जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी का अयोग्य माना जाऊंगा। अगर किसी भी तरह का इसमें गलती पाई जाती है तो ये आप शपथ लेते हो, एक तरह का ये शपथ मतलब सत्यापन प्रपत्र हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर साइन होता है, फिर आप उस दिन का डेट डालते हो और स्थान यहाँ पर लिखते हो। उसके बाद ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। बस यही था टोटल, मैंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुना दिया, बता दिया, समझा दिया। आई होप कि आप सभी लोगों को सत्यापन प्रपत्र भरने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग सेंटर पे जाओगे। तो
और अब बात रही कि इतनी सारी बातें माइंड में नहीं रहती है, स्किप कर जाती है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 1.5x पर करके देख लेना, 2x पर करके देख लेना, या इसका PDF आप पढ़ लेना। इसलिए मैंने समझा दिया कि जब PDF मैं सेंड करूँगी तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया और टाइम भी दिया फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने तक आप सिर्फ और सिर्फ नहीं रखना, शेयर करना मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके और ये जो प्रॉब्लम हो सकते हैं काउंसलिंग सेंटर पर उनके साथ आए, वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए और उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए फ्रेंड्स मैंने टाइम अपना दिया। तो आप सभी लोगों का ये मतलब एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि और लोगों को मदद करें, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग का जो भी कमेंट्स होगा आप कमेंट्स करना, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।